हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भू संचलन। दूसरा टॉपिक है। इससे पहले एक वीडियो बना था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर था पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरा है भू संचलन। इसके बाद अगला चैप्टर होगा चट्टान, फिर होगा प्लेट विवर्तनिक। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर भू संचलन। भू संचलन होता क्या है ना। भू संचलन के कारण क्या हैं और उसके प्रभाव क्या हैं। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पूरे सिलेबस को पढ़ने का आधार ही यही है, कारण, प्रभाव और उसकी उत्पत्ति का स्रोत, है ना। तो देखेंगे हम भू संचलन शुरू करते हैं। भू संचलन होता क्या है। भू संचलन है कि पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य परतों में किसी भी प्रकार का मूवमेंट, और उस मूवमेंट को क्या कहेंगे, भू संचलन कहेंगे। उसकी किस वजह से वो उत्पन्न हो रहा है, तो वो किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, बल की वजह से उत्पन्न हो रहा है। कैसा बल, या तो वो पृथ्वी की आंतरिक परतों में लड़ेगा या तो पृथ्वी की बाह्य परतों में लड़ेगा, है ना। तो इस आधार पर, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बल को, भू संचलन किस वजह से हो रहा है, बल की वजह से हो रहा है। बल को दो भागों में बांटा गया है उसके उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि अंतर्जात बल है वो अंदर की परतों में, पृथ्वी में अंदर की परतों के कारण जो उत्पन्न होता है बल, उसे अंतर्जात बल कहते हैं, और बाहर की परतों के कारण जो उत्पन्न होता है बल, उसे बहिर्जात बल कहते हैं। पहले अंतर्जात बल पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद बहिर्जात बल पे आएंगे। अंतर्जात बल के बारे में बात करें तो अंतर्जात बल के बारे में बात करें तो उसको अंतर्जात बल की डिफिनेशन मैंने बता दी। ऐसा बल जो पृथ्वी की आंतरिक परतों के कारण उत्पन्न होता है वह अंतर्जात बल होता है। प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव वही है जो हमारा चैप्टर का नाम है, भू संचलन। अंतर्जात बलों की वजह से क्या होता है, भू संचलन की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है आगे समझेंगे। तो अंतर्जात बल को तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अभी हमने बल को दो भागों में बांटा था उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, इसको बांट रहे हैं तीव्रता के आधार पर। तो तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटेंगे, तो कम तीव्रता वाले और अधिक तीव्रता वाले, है ना। कम तीव्रता वाले की बात करेंगे तो वो है, उसका दूसरा नाम होता है पटल विरूपण संचलन। पटल का मतलब क्या होता है, सतह है। विरूपण का मतलब होता है कि रूप में परिवर्तन, ठीक है, और संचलन मतलब मूवमेंट। अधिक तीव्रता वाले आकस्मिक संचलन उसका दूसरा नाम होता है। ऐसा नाम दिया क्यों दिया, क्योंकि जो कम तीव्रता वाले बल हैं, अच्छा कोई चीज़ कम तीव्रता से है, उसकी इंटेंसिटी कम है, तो क्या हो रहा, वो आपको महसूस हो रहा, नहीं हो रहा। तीव्रता कम होगी, महसूस नहीं होंगे, और धीमे धीमे होंगे, यानी परिवर्तन दीर्घकालिक होगा। जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई तो क्या हुई, एकदम से हो रही है, धीरे धीरे हुई, धीरे धीरे हुई, है ना। तो जो कम तीव्रता वाले बल होंगे, और पटल विरूपण क्या हुआ, उसने रूप ही परिवर्तित कर दिया। जहाँ पर टेथिस सागर था वहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति होती, है ना। रूप में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, पटल विरूपण, सतह पे परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, सतह के रूप में परिवर्तन हुआ, तो वो पटल विरूपण संचलन था। परिवर्तन इसमें क्या होंगे, इसकी विशेषता क्या होगी, परिवर्तन दीर्घकालिक होंगे, तीव्रता कम होगी और महसूस नहीं होंगे। अधिक तीव्रता वाले जो बल होंगे या आकस्मिक संचलन जो होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत परिवर्तन उसमें क्या होगा, अल्पकालिक होगा, थोड़े ही समय में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे भूकंप आ जाए तो तहस नहस कर देगा, जहाँ ऊँची ऊँची बिल्डिंग होंगी सब खाली मैदान दिखाई पड़ेगा, तो क्या होगा, या वहाँ पे भ्रंश क्रिएट कर देगा, है ना, दरारें उत्पन्न हो जाएंगी। तो वो क्या है, वो आकस्मिक परिवर्तन है। तीव्रता क्या है, क्योंकि तीव्रता उसकी अत्याधिक है और महसूस होते हैं, वो सभी जानते हैं महसूस होते हैं, ठीक है। आगे बस समझ में। इसके बाद जो पटल विरूपण संचलन है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो विवर्तनिकी संचलन, एक समस्थैतिक संचलन, एक सुस्थैतिक संचलन। समस्थैतिक संचलन, सुस्थैतिक संचलन एक ही काम करते हैं, बस उनकी उत्पत्ति की जगह के आधार पर उनमें अंतर है, ठीक है। तो समस्थैतिक संचलन क्या होता है, समस्थैतिक संचलन होता है ऐसा बल या ऐसा संचलन, है ना, जो महाद्वीप पर हो, और महाद्वीप पर होने के साथ साथ वो क्या करे, असंतुलन को असंतुलित जहाँ पे जगह हो रही है उसको संतुलित करने का काम करे।
तो डेफिनेशन कैसे देंगे, महाद्वीप पर होने वाले असंतुलन को संतुलित करने के लिए लगने वाला बल क्या है, समस्थैतिक बल है या समस्थैतिक संचलन बल है ना। और सुस्थैतिक संचलन क्या होता है, सेम चीज़, बस वो क्या हो रहा, महासागर में हो रहा, समस्थैतिक महाद्वीप पर हो रहा, सुस्थैतिक महासागर में हो रहा। मतलब क्या है कि जब बाह्य कारकों के प्रभाव से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो समस्थैतिक संतुलन के द्वारा स्थल स्वरूप संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लिया जाता है ना। इस प्रकार का जो पटल विरूपण संचलन होता है वो कैसा हो रहा, समस्थैतिक संचलन होता। और यही घटना अगर महासागर में हो तो सुस्थैतिक संचलन कह सकते हैं, है ना। यानी कि अगर डेफिनेशन दें तो ये भी कह सकते हैं कि महासागर में होने वाले समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं, है ना। रहेंगे नहीं रहेंगे, सेम चीज़। अब विवर्तनशील संचलन पे आते हैं। विवर्तनशील संचलन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे आप प्लेट विवर्तनशील सिद्धांत भी पढ़ेंगे, है ना। विवर्तनीय संचलन क्या होता है, विवर्तनीय संचलन को दो भागों में बांटा गया है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। विवर्तनशील संचलन होता क्या है पहले ये समझिए आप, है ना, क्या है, क्यों है और उसके प्रभाव। तो विवर्तनीय संचलन क्या है, टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक क्या होती हैं, जो मैंने पिछला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा तो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने प्लेट स्थल, जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई है तो प्लेट्स के बारे में बात करी है ना। मंडल की बात करी है, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, है ना, मध्य मंडल, कोर, इनकी बात करी है। तो जो स्थल मंडल होता है उसी को प्लेट कहते हैं, है ना। तो वही प्लेट, उन्हीं प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, विवर्तनीय संचलन कहलाता है। अभी आएगा वैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से डिफाइन करेंगे। पिछले चैप्टर में भी है, जो मैंने पिछला वीडियो डाला है उसमें भी है, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल जहाँ पर आएगा। तो जो स्थल मंडल है उन्हीं को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट पूरी दुनिया में है, 7 भागों में बटी हुई हैं, ठीक है। ये सब आगे बताएंगे। तो समझिए विवर्तनीय संचलन क्या होता है, प्लेटों का मूवमेंट। ये कैसे हो सकता है, इसमें या तो दो तरीके से हो सकता है। किस आधार पर बांटा गया, दिशा के आधार पर बांटा गया, है ना। लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप देख लीजिए, बल की दिशा के आधार पर बांटा गया है। तो बल की अगर दिशा के आधार पर बांटा गया है तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, है ना। ऊर्ध्वाधर क्या हुआ, ऊपर जाए या तो नीचे जाए। क्षैतिज क्या हुआ, या तो एक दूसरे के पास आए या एक दूसरे के दूर जाए, है ना। तो ऊर्ध्वाधर के आधार पे उत्थान और निर्गमन दो भागों में बांटा है। एक ही, मतलब उत्थान और निर्गमन एक ही चीज़ है। उत्थान हो रहा तो महाद्वीप पे हो रहा, निर्गमन हो रहा तो महासागर में हो रहा या मंतट पे हो रहा, ठीक है। मंतट क्या होता है वो भी बता देंगे हम। और अगर नीचे जाएगा तो अवतलन है, अगर महाद्वीप पे जाएगा तो अवतलन है, महासागर की सतह पे जाएगा तो निमज्जन है, ठीक। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कि ये महाद्वीप है और ये महासागर है, ठीक है। ये महासागर हो गया अपना यहाँ तक। तो ये जो सिरा है, ये जो थोड़ा सा डूबा रहता है, जिसमें आप तट पे जाते हैं, गंगा तट पे रहे या यमुना तट पे रहे, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, नहाने जाते हैं तो ये तट होता है, मनतट। इसके बाद महाद्वीपीय ढाल होती है, महासागरीय ढाल होती है ना। ये महासागरीय ढाल है, ये वाला सिरा महासागरीय ढाल है, जहाँ पे ढाल बहुत तीव्र होती है। तो हमने आपको बताया महाद्वीपीय मनतट, जो यहाँ से ब्लू कलर का पार्ट है। अगर यहाँ पर ये महाद्वीप है, महाद्वीप पे अगर उत्थान हो जाएगा तो क्या बनेगा, जब ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे, अच्छा, कि महादेश जनक संचलन बल, कि अगर उत्थान की प्रक्रिया में क्या होता है, उत्थान की प्रक्रिया में अगर स्थल तंत्र का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है ना। तो ऊर्ध्वाधर हमने हम आपको क्या बता रहे थे, ऊर्ध्वाधर विवर्तनीय संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो बार में बता रहे थे आपको। तो अगर विवर्तनीय संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर
दिशा में लेंगे तो वहाँ पे दो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, एक तो उत्थान, दूसरा निर्गमन, और अगर नीचे जा रहा है तो अवतलन और निमज्जन। ठीक है, उत्थान क्या होता है, देखिए ये आपका महाद्वीप है, फिर महासागर है, ये आपका महासागर हो गया। ठीक, अब अगर महाद्वीप पर कोई हिस्सा ऊपर उठ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उत्थान कहेंगे। अगर मंतट पे कोई हिस्सा ऊपर उठ जाएगा ये ऐसे, तो उसे क्या कहेंगे, पृथ्वी से बाहर आ जाए, जल से बाहर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, निर्गमन कहेंगे, है ना। अगर उत्थान हो रहा तो क्या बनेगा, महाद्वीपीय पठार बनेगा, बन रहा है नहीं बन रहा है। और अगर मंतट का तो हिस्सा ऊपर आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, तटीय मैदान कहेंगे। समझ में आ रही बात, ये उत्थान आपको बताया, ये आपका उत्थान है, ये उत्थान है, ये निर्गमन है ना। अब अवतलन और निमज्जन की अगर बात करें, अवतलन और निमज्जन की अगर बात करें तो ये महाद्वीप हुआ, ये महासागर हुआ, है ना, ये मंतट हुआ। अब यहाँ का कोई हिस्सा अगर नीचे चला जाए तब क्या होगा, और यहाँ का हिस्सा कोई नीचे चला जाए तब क्या होगा, तो इसे बोलेंगे अवतलन, इसे बोलेंगे अवतलन, और इसे क्या बोलेंगे, निमज्जन बोलेंगे। जब अवतलन होगा तो क्या बनेगा, महाद्वीपीय बेसिन बनेगा, बेसिन। ठीक है, और जब निमज्जन होगा यानी महासागर का कोई भाग नीचे की ओर धंस जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, तटीय मैदान, किसमें बदल जाता है, मंतट में बदल जाता है ना, यानी डूब जाएगा। कोई हिस्सा स्थल है या तटीय मैदान है वो डूब जाता है तो इसका मतलब वो प्रक्रिया क्या हुई, निमज्जन हुई, है ना। आई बात समझ में, ये हो रही। तो जो ऊर्ध्वाधर होता है विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत, विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत जो ऊर्ध्वाधर वाला बल लड़ रहा है, ठीक है, उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, महादेश जनक संचलन भी बोलते हैं, है ना। ऊर्ध्वाधर विवर्तनिकी संचलन को क्या बोलते हैं, महादेश जनक संचलन बोलते हैं। अब क्षैतिज की बात करते हैं। क्षैतिज क्या है, क्षैतिज में संपीड़न बल और तनाव मूलक बल दो हैं, है ना। क्षैतिज में या तो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी। जब एक दूसरे के पास आएंगी तो उसे क्या रहेंगे, संपीड़न बल रहेंगे, और जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उन्हें क्या रहेंगे, तनाव मूलक बल रहेंगे। जब एक दूसरे के पास आएंगी, है ना, तो वलन की प्रक्रिया हो रही है ना, तो क्या बनते हैं, पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत। वलित पर्वत का नाम सुना है, जैसे हिमालय क्या है, वलित पर्वत है, रॉकी पर्वत क्या है, वलित पर्वत है ना। ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका कौन सा है, एंडीज पर्वत है, वो भी वलित पर्वत है। तो जो पर्वत निर्माणकारी बल संचलन है, इसलिए संपीड़न बल को क्या बोलेंगे, पर्वत निर्माणकारी संचलन। ऊर्ध्वाधर प्लेट विवर्तनिक संचलन को क्या बोलते थे, महादेश जनक संचलन, लिख लीजिएगा। और क्षैतिज में संपीड़न बल जो लड़ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, पर्वत निर्माणकारी संचलन, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा, वलन हो रहा, और वलन से क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे, है ना, पर्वत ये बने। तो जो ये हिस्सा हो रहा, जो जमीन, जो घाटी है, धसा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, अभिनति बोलते हैं। और इस हिस्से को क्या बोलेंगे, अपनति बोलेंगे, है ना। ये हिस्सा क्या है, ये वाला अपनति है, और ये हिस्सा क्या है, अवनति है ना। एंड आउट, अभिनत तो सिंक्लाइन और अपनत तो एंटीक्लाइन। ओके, नेक्स्ट तनाव मूलक बल की बात करेंगे। अभी आएंगे वलन के टाइप्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी बताएंगे, इसीलिए जस्ट बात बताएंगे। पहले तनाव मूलक बल बता दें, छोटा सा है, तो वहाँ पर जो बलीकरण हम पढ़ रहे हैं, बल के अंतर्गत विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत, उसको जो है बता दें, उसके बाद वलन बता देते हैं कितने टाइप के होते हैं। तनाव मूलक बल भी बहुत सिंपल है। तनाव मूलक बल में तीन चीज़ें होंगी, जैसे ये प्लेट है ना, और इस अपोजिट डायरेक्शन में कोई बल लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा, ये पहले कोई चीज़ अगर होती है, कोई ठोस पदार्थ है, और उसमें सबसे पहले अगर तनाव मूलक बल लगेगा तो क्या हो रहा, चटकन आएगी, है ना।
फिर उसमें दरार बनेगी, दरार, और फिर उसमें क्या हो रहा, टूट कर जब वो अलग हो जाएगी तो उसमें क्या बनेगा, भ्रंश बनेगा, है ना। किसी भी व्यवहारिक चीज़ जो आपके आसपास की चीज़ है उसमें भी यही चीज़ प्रक्रिया होती है, आप देख सकते हैं। तो क्या बनेगा, चट्टन, दरार और भ्रंश सीरियल से बनेंगे, है ना। इसके आधार पर संरचनाएं बनेंगी, तो वो भी अभी पढ़ाएंगे। क्योंकि संपीड़न बल के अंतर्गत वलन बनता है, तनाव मूलक बल के अंतर्गत क्या बन रहा है, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, ब्लॉट पर्वत, हॉस पर्वत, ड्रैबेन, ये सब बनेंगे, है ना। तो पहले वलन पढ़ लेते हैं। वलन में कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। सम्मित वलन, सम्मित वलन कैसा हो रहा, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसमें शॉर्ट ले लीजिएगा, ठीक। क्योंकि वो वन लाइनर क्वेश्चन जब आते हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जब आते हैं तब जो है आता है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मित वलन का उदाहरण या सम्मित वलन का उदाहरण है ना। तो देख सकते हैं आप, सम्मित वलन में क्या है कि कोई पर्वत बना, वलन बना, तो वलन की दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, सममित, दोनों एक सिमेट्रिकल होंगे, है ना, सममित एक जैसे होंगे दोनों हिस्से, मतलब बीच से लाइन खींच दीजिए तो दोनों हिस्से बराबर एक जैसे होंगे, वो सम्मित वलन है। असम्मित वलन में क्या है, दोनों हिस्से बराबर नहीं होंगे, एक भुजा बड़ी हो रही, एक भुजा छोटी हो रही, है ना। तीसरा क्या है, एक नत वलन, एक नत मतलब झुकाव एक तरफ हो रहा, दूसरा एकदम वर्टिकल हो रहा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, समकोण त्रिभुज जैसा, है ना। तो एक नत वलन है, नत मतलब झुकाव होता है। समनत वलन, समनत वलन मतलब दोनों झुकाव सेम हो, समनत वलन दोनों झुकाव सेम हो, है ना। परिवलन या परिवलित वलन, इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होंगी और क्षैतिज होंगी, मतलब पृथ्वी के भी समांतर होंगी, है ना, पृथ्वी की सतह के समांतर। तो दोनों वलन की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और क्षैतिज होंगी, ये इसकी विशेषता है। अधिक्षिप्त वलन में क्या होता है, अधिक्षिप्त मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा हिस्सा टूट के आगे चला गया, है ना। तो जैसा लास्ट वाला डायग्राम देख रहे हैं आप, वो अधिक्षिप्त वलन का उदाहरण है, ये वाला, ये क्या है, अधिक्षिप्त वलन का उदाहरण है। ये क्या है, परिवलन का उदाहरण है ना। ये क्या है, समनत वलन का उदाहरण है ना। ये एकनति वलन का उदाहरण है, ये असम्मित वलन का उदाहरण है, ये समनत वलन का उदाहरण है ना। ओके, वलन का टाइप हो रहे, एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, लिखे हुए हैं इसमें। फिर आता है तनाव उलट बल में जो संरचनाएं बन रही थी। देखिए, जो ज्योग्राफी है, कहीं पर आप जो संरचना देखते हैं वो किसी न किसी भू संचलन की प्रक्रिया के द्वारा ही पृथ्वी पर बनी हुई है ना। वो अंतर्जात संचलन से बनी हुई है या बहिर्जात संचलन से बनी हुई है, इसकी बात नहीं है। वो या तो अंतर्जात बल से बनी होती है या बहिर्जात बल से बनी होती है। अंतर्जात बल को भी कई भागों में बांटा गया है, बहिर्जात बल को भी कई भागों में बांटा गया है। तो अंतर्जात बलों, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अंतर्जात बल। अभी इसके बाद बहिर्जात बल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे संरचनाएं बन रही हैं, वहाँ पे संरचनाएं, बहिर्जात बल में क्या होंगी, संरचनाएं टूटेंगी। इसलिए अंतर्जात बल तो क्या रहते हैं, निर्माणकारी, और बहिर्जात बल तो क्या रहते हैं, विनाशात्मक, है ना। चलिए आते हैं टॉपिक पे, भ्रंश घाटी क्या होता है। भ्रंश घाटी, अपने फिगर बहुत क्लियर बने हुए हैं, देख के ही समझ में आ जाएगा। अगर किसी सतह पर कोई हिस्सा बाकी सतह के हिस्से से धंस जाता है तो वो भ्रंश घाटी बनाता है, ठीक। इसका अपोजिट क्या हो, बीच का हिस्सा दबे ना, साइड के दोनों हिस्से ऊपर उठ जाएं, तब भी तो घाटी बनेगी। तो वहाँ पे जो घाटी बनेगी वो रैंप घाटी बनेगी। दूसरा फिगर जो है ये वाला, ये क्या भ्रंश घाटी बना था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हिस्सा दब रहा था, ये हिस्सा धंस रहा है ना, ये तो ये भ्रंश घाटी बन रहा है। इसमें ये दोनों हिस्से उठ रहे हैं तो ये रैंप घाटी बना देगा। लेकिन यही दोनों हिस्से अगर धंस जाएं तो बीच का हिस्सा उठा रह जाएगा, आसपास के हिस्से क्या हो जाएंगे, धंस जाएंगे। तो वहाँ बीच का हिस्सा जो उठा है वो क्या बन जाएगा, ब्लॉट पर्वत बन जाएगा, ठीक है। और
इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि बीच का हिस्सा उठ जाए और आसपास के हिस्से वैसे ही रहें, तो वहाँ पे भी पर्वत बनेगा, लेकिन वो कौन सा पर्वत हो रहा, हास्ट पर्वत हो रहा। और जो वहाँ पे घाटी बनेगी उसे ड्रैगन रहेंगे। ठीक है, हास्ट पर्वत को हार्ज पर्वत भी बोलते हैं, हार्ज पर्वत या हास्ट पर्वत दोनों नाम होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बहिर्जात बल पर। इतना समझ में आ गया। फिर आते हैं बहिर्जात बल पे। बहिर्जात बल भी बहुत सिंपल है, ये पृथ्वी की सतह के बाहर लड़ रहे थे। अभी तक देखिए जितनी भी बल हमने पढ़े वो पृथ्वी की सतह के अंदर लड़ रहे थे, अब पृथ्वी की सतह के बाहर लड़ेंगे। बहिर्जात बल का मेन रीजन क्या होता है, अनाच्छादन। अनाच्छादन मतलब बाह्य टालटों टाल होता है, ये डेंडेशन, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक, अनाच्छादन से संबंधित 3 प्रक्रियाएं हैं, एक है अपक्षयण, दूसरा है अपर्दन, तीसरा है बृहच्छरण। अपक्षयण क्या होता है, वेदरिंग, नाम इंग्लिश में देखिए वेदरिंग। वेदरिंग क्या हो रही, वेदर, वेदर से बना है वेदरिंग। तो वेदरिंग मौसम मतलब अपक्षयण क्या होगा, मौसम में परिवर्तन से संबंधित होगा, है ना। अपक्षयण होता क्या है, अच्छा ऐसा समझ लीजिए, जैसे चट्टान है तो चट्टान में मौसम, पानी वर्षा, है ना, चट्टान पानी लगातार बरस रहा है, धीमे धीमे प्रक्रिया हो रही। पहली बात तो ये है, ये नहीं कि एक ही दिन में हो जाए पानी बरसे टूट जाए सब, ऐसा कुछ नहीं। चट्टान धीरे धीरे टूटती है, अपनी जगह पर रह के टूटती है ना। तो मौसम में परिवर्तन से हो रहा, स्थैतिक क्रिया हो रही, टूटी अपनी जगह पे ही हो रही है, चट्टानी संरचना में हो रही, और कैसे हो रही, भौतिक तरीके से भी हो रहा और रासायनिक तरीके से भी हो रहा, मतलब विघटन भी हो रहा और वियोजन भी हो रहा, है ना। लिखेंगे कैसे, जो मैंने समझाया वही लिखना है कि अनाच्छादन बहिर्जनित भूसंचलन से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और बृहच्छरण से संबंधित क्रियाएं होती हैं, है ना। फिर अपक्षय को डिफाइन करिए। अपक्षय मौसम में परिवर्तन के कारण होने वाली एक स्थैतिक क्रिया है जिससे चट्टानी संरचना में विघटन और वियोजन के कारण चट्टान असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती है। यदि जो लिख रहा है, जो मैंने आपको सिनॉप्सिस दिए हैं, दे रहा हूँ मैं, उसी अगर वो माइंड में आपके छपे हुए हैं तो आपको मेंस में या कॉन्सेप्ट में समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, या वन डे एग्जाम में भी अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तब भी आप कर लेंगे। जब इन्हीं अवसादों का अपर्दन के, है ना, अब ये अवसाद हो रहे, यहाँ से अवसाद मिल रहे हैं आपको, अब हमें अपर्दन पढ़ना है। तो जब इन्हीं अवसादों से क्या होता है, अपर्दन के कारकों से संबंधित, है ना, देख रहे हैं, अपर्दन में पहली लाइन क्या थी, अपर्दन के कारकों से संबंधित। तो जब इन्हीं अवसादों का अपर्दन के कारकों से द्वारा स्थानांतरण होता है तो उसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन फिर से होते हैं, है ना, समझ रहे। इसको क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन के कारक कौन से हैं, अच्छा, वायु, जल, है ना, वर्षा, ये सब है, तो अपर्दन के कारक हैं ये। अच्छा, जब दत्यात्मक क्रिया है, हम लिख रहे हैं दत्यात्मक क्रिया, तो दत्यात्मक क्रिया का मतलब क्या है, जैसे चट्टान है, टूटेगी तो धीरे धीरे वो घिसेगी तो रोलास में परिवर्तित होगी, है ना, रोलास में बजरी में परिवर्तित होती, बजरी से रेत में, रेत से सिल्ट में, सिल्ट से चीटा में, चीटा से कीचड़ यानी गाद में, है ना। तो नदियों में नीचे कहाँ क्या मिलता है, नहरों में देखिए कितनी रेत के खनन होता है, तो रेत वो कहाँ से आ रही है, वो आई तो चट्टानों से ही है, नहीं आई। जो अपर्दन है वही बृहच्छरण है, बस अपर्दन में अपर्दन के कारक होना जरूरी है और बृहच्छरण में यही सेम प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण से होती है। तो इसमें अवसादों का स्थानांतरण होता है, इसमें भी होता है, ये भी अपर्दन भी दत्यात्मक क्रिया है, बृहच्छरण भी दत्यात्मक क्रिया है, लेकिन अपर्दन में अपर्दन के कारक होने जरूरी हैं, जो मैंने बताया आपको, वर्षा, जल, पवन, ये सब, है ना। लेकिन बृहच्छरण में क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण से हो रहा। तो जब गुरुत्वाकर्षण से हो रहा और कोई चट्टान मान लीजिए अब क्षण के माध्यम से टूट चुकी है और बृहच्छरण के माध्यम से नीचे आएगी, तो कैसे आएगी, या तो लुढ़क के आएगी, या तो सरक के आएगी, या तो ढील के आएगी,
बहते नहीं आएगी, बहते आएगी तो वो अपर्दन हो जाएगा। तो लुढ़कते आएगी या स्खलित होते आएगी, स्लाइड होते। इस समय हिमाचल प्रदेश में कितना भूस्खलन हुआ है, क्यों हुआ है ना? तो भूस्खलन हो रहा नहीं हो रहा, तो वो एक अपर्दन ही है, स्लाइड है। स्लाइड मतलब लुढ़क ढीलते, सॉरी स्लाइड मतलब लुढ़कते, और कौन सी है ढीलते, फॉल। तो स्लम्प इन, स्लाइड इन एंड फॉल इन 3 प्रक्रियाओं से होता है ग्लेशियर, समझ जाए। तो ये आपका चैप्टर था भू संचलन। करीब 26 मिनट का है। आई बटन पे शुरुआत में ही मैं पुराने वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, शुरुआत के करीब 2-3 मिनट के अंदर। अगर किसी ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो देखें। मेरा कॉन्सेप्ट ये है पढ़ाने का कि मैंने शुरू किया है और लास्ट तक लेते जाऊंगा, है ना। 4-5 वीडियो, जब मैंने 8 चैप्टर बताए थे, हाँ 8 चैप्टर भूगोल के हैं, ज्योग्राफी के हैं, वो बनाने के बाद में हिस्ट्री पे शुरुआत करूँगा, फिर पॉलिटी पे आएंगे। सारी चीज़ें ट्रेवल करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज ट्रेवल करेंगे, है ना। फैक्चुअल डाटा देंगे, शॉर्ट्स में देंगे, वीडियोस में दे पाएंगे तो वीडियोस में देंगे, अदरवाइज शॉर्ट्स में देंगे, है ना। तो इसलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। जय हिंद, जय भारत।